तो स्टूडेंट्स हमारा अगला क्वेश्चन है, हम अपना अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न है, वसा से आप क्या समझते हैं? वसाओं के स्रोतों और कार्यों को बताते हुए इसके पाचन, अवशेषण एवं उपयोग का विस्तार से उल्लेख कीजिए। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया है वसा। वसा क्या होता है स्टूडेंट्स? चर्बी जो होती है उसके बारे में हमसे पूछा गया है, और इसके स्रोत और कार्यों का भी हम वर्णन करना है हमें। और इसका पाचन में जो वसा है इसका पाचन में क्या काम है, और अवशेषण और उपयोग, इसका उपयोग क्यों होता है और क्यों करना चाहिए, और इसका क्या फ़ायदा है, तो हम देख लेते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, आंसर देख लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट व प्रोटीन की भांति ही वसा भी भोजन का आवश्यक पोषक तत्व है। वसा या लिपिडियस भोज्य पदार्थों में पाई जाने वाली वह चिकनाई है जिसके लिए हमें जंतु व वनस्पति दोनों पर ही निर्भर रहना पड़ता है। वसा जंतुओं के शरीर में चर्बी के रूप में तथा वनस्पति पदार्थ जैसे अनाज, बीज व फलों में तेल के रूप में पाई जाती है। तो यहाँ पे हमें बताया गया है स्टूडेंट्स कि वसा जो है वनस्पति से भी मिलती है और हमें जीव जंतुओं से भी वसा जो है वो प्राप्त होती है। तो आपको ये पॉइंट देखना है। वसा शरीर में ऊर्जा प्रदान करने वाले महत्वपूर्ण स्रोत हैं। इनका ऊर्जा मूल्य कार्बोहाइड्रेट के दुगने से भी अधिक है, और कार्बोहाइड्रेट के 1 ग्राम से जहाँ 4 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, वहीं 1 ग्राम वसा से 9 कैलोरी ऊर्जा जो है वो प्राप्त होती है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे देखिए उन्होंने बताया है हमें 1 ग्राम से यहाँ 4 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, वहाँ 9 कैलोरी ऊर्जा 1 ग्राम वसा से हमें प्राप्त होती है। तो ये चर्बी जो होती है स्टूडेंट्स, यहाँ पे जब हमारे शरीर में बढ़ जाती है तो मोटापा आता है। तो वहीं से समझ लेते हैं कि जो चर्बी है हमें वसा जो है हमें ज़्यादा सारे जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ये जो वसा है हमें उनसे सभी स्रोतों से ज़्यादा चर्बी देती है, और कैलोरी जहाँ से हम बहुत ज़्यादा इससे प्राप्त होती है। तो हमें ये जो चर्बी वाले भोजन हैं वो सीमित मात्रा में ही लेने चाहिए। तो यहाँ पे हमें आगे देख लेते हैं हम क्या हमें बताया जा रहा है। तो वहाँ पे साधारणतः मक्खन, घी, तेल व अन्य खाद्य जो प्रयुक्त रूप में वसा में चिकनाई युक्त दिखाई देते हैं उनमें वसा होती है। तो यहाँ पे सभी जो तेल वाले पदार्थ होते हैं हम जानते हैं कि सभी में चर्बी होती है। वसा एक कार्बनिक यौगिक है। वसा का संगठन कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन तत्वों के रासायनिक संयोग से होता है। वसा का निर्माण एक ग्लिसरॉल पदार्थ तथा एक वसीय अम्ल के संयोजन से होता है। तो खाद्य स्रोत स्टूडेंट्स क्या हैं इसके हम देख लेते हैं। वसा वनस्पति व पशु जगत दोनों ही वर्गों से प्राप्त की जा सकती है। वसा प्राप्ति के साधनों को हम 2 वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। बहुत ही आसान सा सवाल है स्टूडेंट्स, और यहाँ पे हमें मेन पॉइंट्स जो हैं वो आप इसमें लिखेंगे, और बाकी का आप अपनी तरफ से इसमें जो भी आपको आता है आप सब लिखेंगे, छोड़ना नहीं है इसमें जो भी आपको आता है। पशुजन्य साधन जो है इसका पॉइंट है, इसे देख लेते हैं। इन स्रोतों के अंतर्गत जो दूध के उत्पाद, मांस, मछली, अंडे के पीले भाग आदि आते हैं। पशुजन साधन हैं जो स्टूडेंट्स, उनसे हमें क्या मिलता है वो ही लिखना है हमें। किस रूप में वसा मतलब चर्बी मिलती है वो ही सब लिखने हैं। तो अगला पॉइंट है वनस्पति साधन, यानी पेड़ पौधों से हमें कैसे किस रूप में जो है वसा मिलती है। तो वनस्पतिक वसा अलसी, सरसों, मूंगफली, तिल, चिनौला आदि के तेलों तथा विभिन्न प्रकार की चीज़ों तथा सूखे मेवों में पाई जाने वाली है। इसके अतिरिक्त कुछ अनाजों में भी कुछ मात्रा में वसा पाई जाती है। सोयाबीन में भी अच्छी मात्रा में वसा पाई जाती है। तो यहाँ पे जो पेड़ पौधों से हमें वसा मिलती है वो पॉइंट लिखा हुआ है, और इसके कार्य देख लेते हैं स्टूडेंट्स। पहला पॉइंट है ऊर्जा के स्रोत। 1 ग्राम वसा से 9 कैलोरी ऊर्जा मिलती है, अतः यह ऊर्जा का अच्छा स्रोत माना जाता है। ऊर्जा का संग्रह। शरीर में अतिरिक्त वसा की मात्रा आवासीय तंतुओं के रूप में उपस्थित रहती है। आवश्यकता के समय यह संचित वसा ऊर्जा उत्पादन हेतु
प्रयुक्त होती है। तो ये दोनों पॉइंट आपको लिखने हैं कार्यों में, और आप अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं। अगला पॉइंट है स्टूडेंट्स हमारे पास शरीर का तापमान नियंत्रण करना। तो ये शरीर का तापमान भी जो है नियंत्रण करती है। त्वचा के नीचे वसा की एक सामान्य परत रहती है, जिसके कारण शरीर का तापक्रम ब्रह्म वातावरणीय प्रभाव से नियंत्रण बना रहता है। तो शरीर का तापमान भी ये कंट्रोल करती है, और उतनी मात्रा में ये शरीर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगला पॉइंट है वसा में घुलनशील विटामिन। वसा में घुलनशील विटामिन जो हैं, जैसे ADE के अवशेषण के लिए वसा आवश्यक है। तो विटामिन याद करना है आपको, एक ही दिया हुआ है विटामिन, जैसे ADE विटामिन है ये इसके लिए आवश्यक होता है। तो अगला पॉइंट है आवश्यक वसीय अम्ल प्रदान करना। आवश्यक वसीय अम्ल प्रदान करना। तो अगला पॉइंट है हमारा, इसका हम डिटेल देख लेते हैं। शरीर के लिए आवश्यक कुछ वसीय अम्ल संश्लेषित नहीं हो पाते। इनकी पूर्ति भोजन द्वारा होती है। इनकी कमी से त्वचा संबंधी रोग हो जाते हैं। तो इनकी जो मौजूद इसकी ज़रूरत है वो हमारे भोजन में होनी चाहिए, हमारे शरीर में होनी चाहिए। तो नहीं तो ये हमारी जो त्वचा का जो चर्बी युक्त पदार्थ है, उतनी मात्रा जो है यदि नहीं होगी हमारी स्किन में, तो देखिए हमें उसके संबंधी रोग पैदा हो जाते हैं। जैसे कि आँखों के घेरों में काले घेरे आँखों के आसपास दिखाई देना, और जो शरीर की जो फेस की चर्बी है वो उसका ग्लो ख़त्म हो जाता है, और उसमें नर्वसनेस आ जाती है स्किन में। वो ऐसे रोग जो हैं हमारी स्किन में हो जाते हैं इसकी कमी से। तो अगला पॉइंट है शरीर के कोमल अंगों की सुरक्षा करना। ये शरीर के कोमल अंगों की सुरक्षा भी करती है। वसा शरीर के कोमल अंगों जैसे वृक्क, हृदय आदि के बाहर ग्रेनुमा रचना बनाकर बाहरी आघातों से रक्षा करती है। अगला पॉइंट है स्टूडेंट अधिक अवधि तक संतुष्टि बनाए रखना। तो वसा पाचक रसों के स्राव को धीमा करती है, अधिक देर तक भोजन की संतुष्टि महसूस करती है, और भूख जल्दी नहीं लगती। तो प्रोटीन की बचत करना। तो यहाँ पे प्रोटीन की बचत करना, शरीर में प्रोटीन मुख्य निर्माणक तत्व हैं। यदि कार्बोहाइड्रेट द्वारा ऊर्जा की पूर्ति नहीं हो पाती है तो यह कार्य प्रोटीन करता है। पर यदि शरीर में वसा उपस्थित है तो वह प्रोटीन को ऊर्जा उत्पादन में प्रयुक्त होने से रोकती है। इस प्रकार प्रोटीन की बचत होती है। तो कैसे प्रोटीन की बचत की जा सकती है, ये पॉइंट भी आपको लिखना है। भोजन को स्वादिष्ट बनाना। वसा भोज्य तत्वों को विशिष्ट स्वाद व गंध प्रदान करती है, अतः वसा स्वाद वर्धन का कार्य करती है। इसी कारण तले हुए खाद्य स्वादिष्ट लगते हैं। तो तले हुए भुने हुए जो तेल में भुने हुए हैं, आजकल तो बहुत प्रभावित होती है हमारी जनरेशन ऐसे खाद्य पदार्थ खा करके, और भुने और तले हुए वो हमारे अधिक प्रिय जो इन्हें कह देते हैं पकवान है, हम बड़ी खुशी से इन्हें खाते हैं। अगला पॉइंट है आमाशय व आंत्रमार्ग को चिकना बनाए रखना। वसा आमाशय व आंत्रमार्ग की मांसपेशियों को स्नेह रूप में चिकना बनाए रखने में सहायक है। तो चलिए अगला पॉइंट है वसा का पाचन अवशेषण तथा उपयोग कैसे होता है स्टूडेंट्स, देख लेते हैं। पाचन की प्रक्रिया के दौरान वसा और वसा अम्लों में टूट जाती है। वसा के पाचन में जो दो एंजाइम सहायक होते हैं, उनमें से एक आमाशय रस में उपस्थित होता है और दूसरा छोटी आंत में आमाशय रस में उपस्थित होता है। एंजाइम की क्रिया के लिए वसा का जल में मिलना आवश्यक है, परंतु वसा जल में अघुलनशील है, अतः इस कार्य में प्रयुक्त से निकलना यकृत से निकलने वाला पित्त रस सहायता करता है। पित्त रस वसा को छोटी छोटी इकाइयों में तोड़ देता है, जो आसानी से जल व पाचन रस में मिल जाती हैं। इस प्रकार एंजाइम वसा पर आसानी से क्रिया कर सकते हैं, लेकिन आमाशय में पित्त रस नहीं होता, इसलिए आमाशय में उपस्थित लाइपेस एंजाइम वसा पर महत्वपूर्ण क्रिया नहीं करता है। जितना भी आपको इसमें समझ आया है आप उतना लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। तो चलिए आगे देख लेते हैं। वसा का पाचन मुख्य रूप से छोटी आंत में ही होता है। यहाँ पर पित्त रस की सहायता से अन्नाशय एंजाइम वसा को ग्लिसरॉल तथा वसा अम्ल में बांट देता है।
छोटी आंत में उपस्थित ये ग्लिसरॉल तथा वसा अम्ल छोटी आंत की कोशिकाओं में चले जाते हैं। इस रूप में वसा अम्ल छोटी आंत की कोशिकाओं की द्वार को पार नहीं कर सकते हैं। यहाँ पित्त रस में उपस्थित लवण जो होते हैं वो वसा अम्ल के अवशेषण के महत्वपूर्ण कार्य करते हैं और ये पित्त लवण वसा अम्लों को छोटी छोटी इकाइयों में बदल देते हैं जो आसानी से जल में मिल जाती हैं, जिसके फलस्वरूप ये इकाइयाँ आसानी से छोटी आंत की कोशिकाओं की दीवारों द्वारा अवशेषित कर ली जाती हैं। फिर वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल छोटी आंत की कोशिकाओं से रक्त में मिल जाते हैं। ये रक्त में सीधे नहीं मिलते हैं बल्कि पहले ये छोटी आंत के रसाकरों से के चारों ओर उपस्थित विशेष प्रकार की नलिकाओं जिनको लसीना वाहिनी कहते हैं में जाते हैं। लसिका वाहिनी से वसा अम्ल हृदय में जाते हैं तथा फिर रक्त में मिल जाते हैं, वसा में लाए जाते हैं या फिर ये रक्त द्वारा एडिपोज ऊतकों में ले जाए जाते हैं, जहाँ पर ये ऊर्जा के सांधिक स्रोत के रूप में जमा हो जाते हैं। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा अगला क्वेश्चन, वसा क्या होती है, और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इंटरेस्टिंग भी है और आसान भी है। स्टूडेंट्स आप अपनी तरफ से लिख सकते हो। तो स्टूडेंट्स आप देखिए, यदि आपको मेरे वीडियोस जो हैं पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ इनको लाइक तो ज़रूर कर दिया कीजिए स्टूडेंट्स। इससे मेरा उत्साह बढ़ेगा स्टूडेंट्स। यदि आपको ये मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो यदि आप लाइक करोगे तो मुझे ये लगेगा कि मेरे वीडियोस आपके लिए पावरफुल हैं और हेल्पफुल भी हैं। तो आप प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए स्टूडेंट्स मेरे वीडियोज़ को, तो तभी मैं आपके लिए अगला वीडियो बनाऊँगी स्टूडेंट्स। मुझे पता है कि आपकी ज़रूरत है ये, तो मैं आपके लिए वीडियो ज़रूर बनाऊंगी और आपकी हेल्प करूंगी स्टूडेंट्स। आपसे मेरा निवेदन है कि आप मेरे वीडियोस को लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए। तो चलिए आप लोग अपनी तैयारी कीजिए, मैं मिलती हूँ आपके साथ एक नए एनटीटी कर रहे सभी स्टूडेंट्स का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है स्टूडेंट्स, और आपको मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हो स्टूडेंट्स आप सब? स्टूडेंट्स मैं आज आपके लिए एक और वीडियो लेके आई हूँ आपकी हेल्प के लिए, और उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो जो है आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं सभी, जितने भी मैंने वीडियोस बनाए हैं सभी के जो क्वेश्चंस हैं इम्पॉर्टेंट हैं। आप लोग इन्हें ज़रूर रीड कीजिएगा। और चलिए स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं हमारा पहला क्वेश्चन कौन सा है। तो चलिए शुरू करते हैं स्टूडेंट्स वीडियो। जल में घुलनशील विभिन्न प्रकार के विटामिनों की व्याख्या कीजिए। यहाँ पे हमें बताना है कि जल में जो विटामिन घुलनशील होते हैं वो हमें बताने हैं, इन्हें उल्लेख से उनकी जो चर्चा है वो करनी है। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चंस काफ़ी लंबे हैं तो ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी, इसलिए आपको खुद ही याद करने होंगे। ये मेन पॉइंट्स याद कीजिएगा स्टूडेंट्स। काफ़ी लंबे क्वेश्चन भी नहीं शुरू करने चाहिए, और क्योंकि स्टूडेंट्स ये जो क्वेश्चन होते हैं काफ़ी लंबे होते हैं, आप इनमें से मेन पॉइंट्स ही उठाएंगे तो बेहतर है, आपका क्वेश्चन भी पूरा होगा। और आपके यदि आपके मेन पॉइंट्स ही उनको दिखाई देंगे तो आपको अच्छे अंक भी मिलेंगे। तो इसलिए आपको इन्हें लिखने में आसानी होगी और काफ़ी ज़्यादा लंबा क्वेश्चन आपको नहीं लिखना पड़ेगा, मेन पॉइंट्स की ही ज़रूरत होती है। तो चलिए देखते हैं स्टूडेंट्स इसका क्या आंसर है। इस प्रकार के विटामिन जल में घुलनशील होते हैं। जल में घुलनशील होने के कारण आवश्यकता से अधिक शरीर में पहुंचने पर विटामिन जल के साथ ही उत्सर्जित कर दिए जाते हैं। अतः इसकी अधिकता के प्रभाव से शरीर में दुष्प्रभाव जो हैं वो कम अथवा नहीं होते। इस वर्ग में विटामिन बी समूह व विटामिन सी आते हैं, और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की यहाँ पे बात की गई है और विटामिन सी की बात की गई है जो कि पानी में घुलनशील होते हैं स्टूडेंट्स। तो आगे हमारा बी समूह है, जो बी कॉम्प्लेक्स है उसे देख लेते हैं। यह एक विटामिन न होकर कई एक समूह होता है। इन सभी विटामिनों को सम्मिलित रूप से विटामिन बी समूह कहते हैं, और सामान्यतः बी समूह के विटामिनों की मध्यम अल्पता देखी जाती है।
जिससे कमज़ोरी, एकाग्रता में कमी, पाचन संस्थान में विकार आदि रोग उत्पन्न हो जाते हैं। और बी कॉम्प्लेक्स की कमी के कारण क्या होता है स्टूडेंट्स, इससे हमें बताया गया है। और इस समूह में आने वाले विटामिन निम्नलिखित होते हैं। तो पहला समूह का विटामिन है थायमिन या विटामिन बी। तो थायमिन विटामिन की खोज बेरी रोग का उपचार ढूंढते समय हुई सन 1885 में। इस बीमारी को सर्वप्रथम तकाकी नामक डॉक्टर द्वारा पहचाना गया। उन्होंने नेवी के उन लोगों के आहार में परिवर्तन करके उनकी स्थिति में सुधार किया। बाद में चावल की ऊपरी परत में से इस विटामिन को पृथक किया गया, जिससे बेरी रोग का सफलतापूर्वक उपचार किया गया। तो स्टूडेंट्स इस जो यहाँ पे ये विटामिन है, तो इसकी हमें दो ऊपर वाली लाइनें ज़रूर याद करनी है और उन्हें ज़रूर लिखना है। तो आगे देख लेते हैं। यह विटामिन जल में घुलनशील है, ताप का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। भोजन पकाते समय खाने का सोडा डालने से यह विटामिन पूर्ण नष्ट हो जाता है। इसका स्वाद नमकीन तथा गंध खमीर के समान होती है और यह रंगहीन रवेदार पदार्थ होता है। क्षारीय माध्यम में यह नष्ट हो जाता है। और यहाँ पे इसके कार्य दिए गए हैं, हमें कार्य देख लेते हैं। यह विटामिन कार्बोहाइड्रेट के चयापचय में सहायक होता है, कार्बोहाइड्रेट को पचाने में सहायक होता है। यह ग्लूकोज का एक उपयोग करने में कोशिकाओं की सहायता करता है ताकि ऊर्जा की प्राप्ति हो सके। तो इसका ख पॉइंट है, यह पाचन संस्थान की मांसपेशियों की गति को सामान्य रखता है, जिससे भूख सामान्य रहती है। तो ग पॉइंट है स्टूडेंट्स, तंत्रिका तंत्र के भली भांत कार्य करने में इसकी उपस्थिति अनिवार्य है। और घ पॉइंट है यहाँ पे, शरीर के आंतरिक अवयवों की आवश्यक क्रियाशीलता हेतु शक्ति पहुँचाने के लिए यह आवश्यक है। तो इसके खाद्य स्रोत हैं स्टूडेंट्स, साबुत अनाज थायमिन के प्रमुख स्रोत हैं और अन्य स्रोत मटर, सेम, दालें व खमीर है। सभी हरी सब्जियां, फल, मांस, मछली युक्त अंडे का पीला भाग आदि में भी थायमिन की अच्छी मात्रा उपलब्ध होती है। तो दूसरा है राइबोफ्लेविन स्टूडेंट्स, ये जो है राइबोफ्लेविन या B2 ये विटामिन है। यह पीले रंग का वर्णक होता है जो पादप खाद्य पदार्थों में व्यापक रूप से वितरित रहता है और थोड़ी मात्रा में जंतु खाद्य पदार्थों में मिलता है। यह गर्मी में एवं अम्ल विलयन में स्थिर रहता है, नष्ट नहीं होता परंतु रोशनी में विघटित हो जाता है। यहाँ विटामिन्स दिए गए हैं जिनकी हमें चर्चा करनी है और ये क्या होते हैं और किन कौन सी चीज़ों में पाए जाते हैं। तो आगे चलते हैं। यह जल में घुलनशील एक रवेदार पदार्थ है जो कि चमकीला पीलापन लिए हुए होता है। ताप का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन यह विटामिन क्षार तथा रोशनी में आसानी से नष्ट हो जाता है। खार, यहाँ हमें इससे तात्पर्य है खार तथा रोशनी में आसानी से नष्ट हो जाता है। तो इसका कार्य क्या है स्टूडेंट्स, राइबोफ्लेविन जो प्रोटीन है उसका कार्बोहाइड्रेट व वसा के चयापचय और चयापचय में सहायक है और राइबोफ्लेविन न्यासिन के निर्माण में भी सहायक है। राइबोफ्लेविन वृद्धि के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है और ये वृद्धि के कार्य में सहायक है स्टूडेंट्स। खाद्य स्रोत देख लेते हैं। राइबोफ्लेविन विभिन्न वनस्पति जगत भोज्य पदार्थों में उपस्थित रहता है। मांस, मछली, दूध व अनाजों में इसकी अच्छी मात्रा पाई जाती है। यह जंतुओं के यकृत में सर्वाधिक पाया जाता है। दूध तथा दूध से बने भोज्य पदार्थों में भी राइबोफ्लेविन जो है अच्छी मात्रा में पाया जाता है। साबुत अनाज व दालों में राइबोफ्लेविन कुछ मात्रा में पाया जाता है। इन पदार्थों का परीक्षण करने से स्टूडेंट्स मतलब कि इनका परीक्षण करने से इनकी खोज करने पर राइबोफ्लेविन की मात्रा और भी कम हो जाती है, परंतु अंकुरण तथा खमीरीकरण द्वारा साबुत अनाज व दालों में राइबोफ्लेविन व अन्य विटामिनों की मात्रा में काफ़ी बढ़ोतरी हो जाती है। एक असमिश्रित शाकाहारी भोजन जिसमें दूध, हरी पत्तेदार सब्जियां, साबुत दालें व अनाज, विशेषतः अंकुरित दालें व अनाज। अंकुरित दालें जो दालें पानी में भिगोने से फूट जाती हैं, अंकुर फूटते हैं जिनके, उनसे अभिप्राय है स्टूडेंट, सम्मिलित हों
से हमारी राइबोफ्लेविन जो उसकी आवश्यकता है उसकी पूर्ति आसानी से हो जाती है। मांसाहारी व्यक्तियों को पशुजन्य खाद्य पदार्थों से राइबोफ्लेविन प्राप्त हो सकता है। तो तीसरा पॉइंट है स्टूडेंट्स, न्यासिन या निकोटिनिक अम्ल। तो यहाँ पे निकोटिनिक अम्ल है और न्यासिन का हमें डिटेल में देखना है। न्यासिन तत्व की खोज पेलाग्रा रोग से हुई, जिसका अर्थ भद्दी त्वचा होता है। इस रोग के कारण अधिकतर व्यक्ति मस्तिष्क के रोगी मतलब दिमाग के रोगी होकर मृत्यु के शिकार हो जाते हैं। रोगियों के आहार में खमीर शामिल करने से उनकी स्थिति में सुधार देखा जा गया है। खमीर में उपस्थित पेलाग्रा में सुधार करने वाले तत्व को विटामिन नाम दिया गया है। यह सफ़ेद सुई के आकार वाला रवेदार तत्व है। इसका स्वाद कसैला होता है। असल क्षार व ताप का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इसके कार्य देख लेते हैं। न्यासिन त्वचा पाचन संस्थान तथा नाड़ी संस्थान की सामान्य क्रियाशीलता के लिए अत्यंत आवश्यक तत्व है। और ख पॉइंट है, यह ग्लूकोज के ऊर्जा में परिवर्तन तथा वसा के निर्माण में भी सहायक होता है। यह कार्बोज वसा तथा प्रोटीन के चयापचय में सहायक रहता है। यह को एंजाइम का निर्माण करता है। और ग पॉइंट है स्टूडेंट्स, यह कोएंजाइम का निर्माण करता है। तो खाद्य स्रोत देख लेते हैं। न्यासिन का प्रमुख प्राप्ति साधन सूखा खमीर है। इसके अतिरिक्त यह यकृत, साबुत अनाज, दालें, मांस, मछली, दूध, अंडा तथा अन्य सब्जियों में भी पाया जाता है। तो स्टूडेंट्स, मुझे लगता है मेरे बोलने से ही आपके दिमाग में ये जो पॉइंट है बैठ जाएंगे और आप जब सुनेंगे तो आपको सभी पॉइंट्स याद हो जाएंगे। इन्हें एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग ये मत कहिएगा कि मैंने एक्सप्लेन नहीं किया। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चंस बहुत लेंथी हैं, तो ये बोलने से भी आपको याद हो जाएंगे। तो आगे देख लेते हैं स्टूडेंट्स। न्यासिन की एक विशेषता यह है कि यह दृष्टि फेन नामक अमीनो अम्ल से शरीर में निर्मित किया जा सकता है। यहाँ पे न्यासिन की एक विशेषता है कि यह निस्टोफेन नामक अमीनी अम्ल में से शरीर में निर्मित किया जा सकता है। दूध ट्रिप्टोफैन यहाँ पे ट्रिप्टोफैन का एक बहुत अच्छा स्रोत है। स्टूडेंट्स, दूध का किस चीज़ का स्रोत है? ट्रिप्टोफैन का बहुत अच्छा स्रोत है, पर इसमें न्यासिन अधिक मात्रा में नहीं पाया जाता है। दूध में उपस्थित ट्रिप्टोफैन को शरीर में न्यासिन में परिवर्तित किया जा सकता है। इस प्रकार दूध से काफ़ी मात्रा में न्यासिन मिल जाता है। तो चौथा पॉइंट है स्टूडेंट्स, फोलिक एसिड। फॉलिक एसिड मानव के लिए आवश्यक अत्यधिक महत्वपूर्ण विटामिनों में से एक है। इसे फोलासिन भी कहा जाता है। तो आगे है, आहार में फॉलिक एसिड दो रूपों में पाया जाता है, स्वतंत्र फोलेट तथा आवृद्ध फोलेट। ज़्यादातर फोलेटों में दोनों वर्गों का समावेश होता है। स्वतंत्र फोलेट प्रारंभिक रूप से छोटी आंत के समीपस्थ भाग में शीघ्र ही अवशेषित हो सकता है और आवृद्धि फोलेट की उपलब्धता अनिश्चित होती है। यह ऊष्मा अस्थिर होता है, अर्थात यह गर्म करने पर नष्ट हो जाता है। तो कार्य देख लेते हैं। फोलिक अम्ल रक्त निर्माण में महत्वपूर्ण कार्य करता है। रक्त के दो भाग होते हैं, रक्त कोशिकाएं तथा द्रव्य भाग। रक्त कोशिकाएं तीन प्रकार की होती हैं, लाल रुधिर कणिका, श्वेत रुधिर कणिका और बिंबाणु। फोलिक अम्ल लाल रुधिर कणिका के उचित विकास के लिए आवश्यक है। तो यहाँ पे जो बिंबाणु फोलिक है और फोलिक अम्ल लाल रुधिर कणिका के उचित विकास के लिए आवश्यक है स्टूडेंट्स यहाँ पे। तो इनके खाद्य स्रोत देख लेते हैं। हरी पत्तेदार सब्जियां, सूखा खमीर, गेहूं का अंकुर, मांस युक्त गुद्दे, साबुत अनाज, सोयाबीन, मूंगफली, मेवे, अंडे, दूध आदि इसके प्रमुख स्रोत हैं। कंदमूल, अन्य सब्जियों व फलों में इसकी कम मात्रा उपस्थित होती है। तो पांचवा पॉइंट है हमारे पास विटामिन बी या कोबालामिन। तो यहाँ पे कोबालामिन है और विटामिन बी 12 या कोबालामिन। स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये पांचवा पॉइंट हमारे पास है, विटामिन बी 12 या जैसे विटामिन बी 12 या कोबालामिन रक्तोत्पत्ति अर्थात लाल असित मज्जा में लाल रक्त कोशिकाओं के विकसित होने के लिए आवश्यक होते हैं। इसलिए इसे
रक्तवर्धक तत्व या रक्ताल्पराधोधी तत्व भी कहा जाता है। यहाँ पे रक्तवर्धक है और यहाँ पे रक्ताल्पतारोधी घटक भी कहा जाता है। और स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको ये समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं आपसे कहती हूँ कि कोशिकाओं के विकसित होने के लिए आवश्यक है, तक ही आप लोग इसे अगला पॉइंट ना लिखें, क्योंकि यहाँ पे जो अक्षर हैं वो भी गलत हो सकते हैं, तो इसलिए इसे रक्तवर्धक तत्व और रक्तारोधी तत्व भी कहा जाता है। घटक जो हैं ये लाइन आपको नहीं लिखनी है, मत लिखिए। तो आगे चलते हैं। यह बहसरत कारक है जो बाहर के भोजन के साथ आता है और इलियम के अंतिम भाग में अवशेषित हो जाता है तथा इसके अवशेषण के लिए आमाशय की भित्तियों से स्रावित आमाशयक रस में विटामिन विद्यमान एक पदार्थ अर्थात अंतसत्थ कारक की आवश्यकता होती है जो शरीर में विद्यमान होता है। तो यहाँ पे डिफ़िकल्ट वर्ड्स ऐसे हैं कि ये कभी मैंने अपनी जो बच्चों को पढ़ाने वाली हिंदी की बुक्स हैं उसमें भी बहुत कम देखे हैं जो इतने डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, तो आप लोग मत लिखिए स्टूडेंट्स। आगे देखते हैं कार्य। हमारे शरीर में पाचन तंत्र, तंत्रिका तंत्र तथा अस्थिमज्जा के सुचारू रूप से कार्य करने के लिए विटामिन B12 आवश्यक है। यह लाल रक्त कणिकाओं के निर्माण के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। यह विभिन्न प्रोटीन के चयापचय में सहायक होता है तथा नाड़ी ऊतकों के चयापचय क्रियाओं में भी सहायक होता है। तो यहाँ पे चयापचय लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको पाचन भी लिख सकते हैं। यहाँ पे पाचक क्रियाओं में भी सहायक होता है। यह DNA के निर्माण के लिए भी आवश्यक है। तो खाद्य स्रोत हैं इसके विटामिन B प्रमुख रूप से पशु जगत के उत्तरों से ही प्राप्त होता है। जो पशु जगत के उत्तरक होते हैं उनसे ये प्राप्त होता है। यकृत व गुर्दे इसके प्रमुख स्रोत हैं। दूध, पनीर, अंडा व मांस आदि इसके अन्य स्रोत हैं। इनके अलावा समुद्री खाद्य पदार्थ यानी झींगा, महाचिंगट, केकड़ा भी विटामिन B12 के अच्छे स्रोत हैं। वनस्पति खाद्य पदार्थों में विटामिन B12 नहीं पाया जाता है, परंतु आंत में उपस्थित कुछ सहायक बैक्टीरिया शरीर में विटामिन B12 के निर्माण में सहायता करते हैं। और हमारा छठा पॉइंट है स्टूडेंट्स विटामिन C या एस्कॉर्बिक एसिड या विटामिन C स्टूडेंट्स यहाँ पे इसे फ्रेश फूड विटामिन B कहा जाता है। स्कर्वी नामक रोग अंग्रेज़ों की नौसेना के यात्रियों को बहुत होता है क्योंकि उनके आहार में शाक सब्जियों का अभाव होता है। नाविकों को दीर्घकालीन समुद्री यात्रा के दौरान विशेष रूप से यह रोग हो जाता है। इस रोग से ग्रस्त व्यक्ति अधिकतर मृत्यु का शिकार हो जाते हैं। स्कर्वी नामक रोग के कारण व उपचार ढूंढने के फलस्वरूप ही विटामिन C का आविष्कार हुआ। वैज्ञानिक इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि रसीले, ताज़े व खट्टे फल इस रोग की स्थिति में लाभप्रद रहते हैं, मतलब कि लाभदायक होते हैं। बाद में वैज्ञानिकों ने संतरा, नींबू व अन्य इसी प्रकार के फलों से विटामिन C के क्रिस्टल अलग किए। तो यह एक सफ़ेद क्रिस्टल पानी में घुलनशील विटामिन है। यह ताप द्वारा बहुत जल्द नष्ट हो जाता है। तो इसके कार्य हैं स्टूडेंट्स हमारे पास विटामिन C निम्न महत्वपूर्ण कार्य करता है। तो यहाँ पे क पॉइंट है, यह दांत, अस्थियों व रक्त वाहिनियों की दीवारों को स्वस्थ रखता है। ख पॉइंट है, घाव को भरने में सहायता करता है। ग, यह आंत द्वारा लवण के अवशेषण में सहायता करता है। और घ, यह विभिन्न रोगों से शरीर की निरोधक क्षमता बढ़ाता है। और ड, यह विटामिन विभिन्न कोशिकाओं को जोड़ने वाले पदार्थ कोलेजन के निर्माण में सहायक होता है। तो च पॉइंट है स्टूडेंट्स, यह भोजन व शरीर में उपस्थित कुछ पदार्थों को नष्ट होने से रोकता है। तो इसके खाद्य स्रोत हैं, यह ताज़े खट्टे फल व सब्जियों में अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है। आंवला व अमरूद में यह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। नींबू का रस, संतरा, अनानास, आम, पपीता, टमाटर तथा हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक, पत्ता गोभी, धनिया पत्ती, मूली के पत्ते आदि इसके अच्छे स्रोत हैं। अन्य खाद्य पदार्थ जैसे अनाज व दालों में विटामिन C न के बराबर होता है, परंतु अंकुरण व खमीरीकरण द्वारा इनमें विटामिन C की मात्रा बढ़ाई जा सकती है।
पशुजन्य खाद्य पदार्थों जैसे मछली, मांस, दूध, पोल्ट्री तथा अंडों में विटामिन सी की मात्रा बहुत कम होती है। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा ये वाला क्वेश्चंस, विटामिन क्या होते हैं और कौन कौन से विटामिन है और उनके डिटेल्स हमने देख लिए हैं। तो आगे चलते हैं। अगला स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन है, खनिज लवणों से क्या अभिप्राय है? शरीर के लिए अधिक मात्रा में आवश्यक खनिज लवणों का वर्णन कीजिए। तो या फिर ये क्वेश्चन है, बहुत खनिज कौन कौन से होते हैं और उनका विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। यहाँ पे बृहत खनिज हमसे पूछा गया है, तो आपको उलझना नहीं है, खनिज लवण ही यहाँ पे बृहत खनिज होते हैं। तो इन्हें हम देख लेते हैं स्टूडेंट्स। इसका आंसर है खनिज लवण शरीर में वृद्धि व निर्माण में सहायक होते हैं। वनस्पति तथा जंतु उत्तकों को जलाने पर जो भस्म अवशेष के रूप में बचती है वह वास्तव में खनिज ही है। हमारे शरीर के भार का 4% भाग खनिज तत्व से ही बना है। तो स्टूडेंट्स ये पंक्ति आपको याद रखनी है। हमारे शरीर के भार का 4% भाग जो है खनिज तत्व से बना है। हमारे शरीर में 19 प्रकार के खनिज लवण होते हैं। ये सभी तत्व भोजन द्वारा शरीर में पहुंचते हैं। विटामिन की भांति खनिज लवणों को भी शरीर में कम मात्रा में आवश्यकता होती है। ये खनिज लवण बीमारियों से बचाव तथा विभिन्न क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने का कार्य करते हैं। सभी खनिज लवणों में से शरीर को कुछ की आवश्यकता अधिक मात्रा में होती है तथा कुछ की कम मात्रा में होती है। तो चलिए, जिन खनिजों की हमारे शरीर को अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है उन्हें बहुत खनिज कहते हैं, एवं जिन खनिजों की हमारे शरीर को कम मात्रा में आवश्यकता होती है उन्हें सूक्ष्म मात्रिक तत्व कहते हैं। लघु खनिज जो होते हैं वो उन्हें कहते हैं बृहत खनिज। तो चलिए, मेजर मिनरल्स, इनकी बड़ी मात्रा में आवश्यकता होती है। जैसे हमारे भोजन में प्रतिदिन इनको 100 मिलीग्राम या इससे अधिक की आवश्यकता होती है। बहुत खनिज जो हैं निम्नलिखित होते हैं। तो पहला है कैल्शियम तथा फास्फोरस। पहला पॉइंट है स्टूडेंट्स, तो इन्हें देख लेते हैं। कैल्शियम एवं फास्फोरस मानव शरीर के लिए दो बहुत ही महत्वपूर्ण आवश्यक खनिज हैं। इन दोनों बृहत खनिजों पर एक साथ विचार किया जाता है क्योंकि इनकी आवश्यकताएं आंतरिक अवशोषण एवं चयापचय तीनों आपस में संबंधित होते हैं। दोनों ही परावर्त ग्रंथि के हार्मोन्स, पैरा हार्मोन्स और विटामिन डी से नियंत्रित होते हैं। जहां कैल्शियम प्रत्यक्ष रूप से तथा फास्फोरस अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रित होता है। तो यहाँ पे जैसे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष हमसे कहा गया है, तो यहाँ पे पैराथ्रामोन्स और यहाँ पे परावर्त ग्रंथि हमें बताया गया है। तो यहाँ पे है कैल्शियम प्रत्यक्ष रूप से तथा फास्फोरस अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रित होता है। हमारे शरीर में पाए जाने वाले खनिज लवणों में कैल्शियम तथा फास्फोरस की मात्रा सबसे अधिक होती है। कैल्शियम तथा फास्फोरस मुख्य रूप से हड्डियों तथा दांतों में पाए जाते हैं। हड्डियों में कैल्शियम फास्फोरस 2:1 के अनुपात में